तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 इसका रिवीजन किया था। और आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग जो है सेकंड चैप्टर को प्रिपेयर करके आएंगे जितना कर सकते हैं, क्योंकि एक लेंथी चैप्टर है। इसमें हमारे पास में ह्यूमन सिस्टम्स चैप्टर में दे रखे हैं और आप लोगों को भी पता लग गया होगा, आपने भी देख लिया होगा कि इसमें सारे के सारे ह्यूमन सिस्टम्स हैं सिवाय जो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम जो हमारे पास में आता है, जो अपना लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, लास्ट वाला जो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, है ना, हॉर्मोन्स, ये सब जो है ये हट गए हैं अपने सिलेबस में ना। तो ये भी काफी बड़ा जो है टॉपिक था, वो हट गया है। तो इसमें ले दे करके अपने पास में रह गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना कवर किया है, और एक एक करके आप लोग जो है अपने डाउट्स वगैरह ले सकते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो भी डाउट है आप लोग कमेंट कीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप लोग एक एक करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो पहला डाउट मेरे पास में आया है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में ही आएगा। हमारे माउथ बक्कल कैविटी और ईसोफेगस, ये जिस ऑर्गन में दोनों जुड़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी पोजीशन हमारे जो फ्रेनोल लिंगुअल पैलेट है उसके बाद में है, मतलब जहां हमारी टंग, जबान जहां पर खत्म होती है, उसके बाद जो हिस्सा आता है वही है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेजोफेरिंग्स, वो हिस्सा जो हमारे नेजल कैविटी के पास में है। ओरोफेरिंग्स, जो कि हमारी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के पास में जो हिस्सा है। और लेरिंगोफेरिंग्स, जो कि एंड पॉइंट जो है हमारी टंग का, वहां पर जो उसका हिस्सा है उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद बुक में डायग्राम भी दे रखा है तीनों का। काम इनका कुछ भी नहीं है, काम सिर्फ इसका इतना सा है कि हमारी नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को फूड पाइप और विंड पाइप से कनेक्ट करने का काम है फेरिंग्स का। ठीक है। फिर शौर्य का डाउट आया है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक पर्टिकुलर रिदम में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक फिनोमिनन है, जो कि स्पेशली ईसोफेगस की मसल्स में, वॉल जो है उसमें होता है, जो कि एंश्योर करता है, ये चीज कंफर्म करता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें, है ना, नीचे की तरफ, हमारे पेट की तरफ, ना कि उल्टी डायरेक्शन में। नेक्स्ट। ठीक है, अगला डाउट आया है हमारे पास में, वो है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं उसकी वॉल्स में, उनकी जो दीवार है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें जैसे उंगलियां जैसे हमारी होती हैं, इस तरीके के कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें विलाय या माइक्रो विलाय नाम दिया गया है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, लिक्विफाई हो चुका है, वो इंटेस्टाइन में आया, और इंटेस्टाइन की वॉल में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड, वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है।
और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो ब्लड है ये इस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को वहां से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा। तो इस तरीके से जो वॉल है इंटेस्टाइन की वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, विंड पाइप की ओपनिंग जो है उसको ग्लोटिस नाम दिया गया है, और उस ग्लोटिस के सरफेस पर एक फ्लैप लाइक, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों की ओपनिंग जो है लैरिंग्स में आ जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चले जाए। तो इस चीज को एंश्योर करने के लिए एपिग्लोटिस होता है। जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाना विंड पाइप में एंटर नहीं करता। तो ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस हो गया। ह्यूमन बॉडी में, अरे बेटा ह्यूमन बॉडी में तो दुनिया भर के स्फिंक्टर है, हजारों स्फिंक्टर है। तुम कौन से हिस्से की बात कर रहे हो आयुष? नेक्स्ट, पेनक्रियाज। तो पेनक्रिया जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि हमारे स्टमक के राइट साइड में जो है पाई जाती है। पेनक्रियाज में दो हिस्से होते हैं। एक तो वो हिस्सा जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और एक वो हिस्सा जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हिस्सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है उसको एंडोक्राइन पार्ट बोल रहे हैं। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो बच्चों पेनक्रिएटिक जूस जो है उसे रिलीज करता है। पेनक्रिएटिक जूस का काम है फैट और ग्लिसरॉल को डाइजेस्ट करना, और जो खाना है उसको बेसिक एल्कलाइन बनाना। क्योंकि जैसा आपने पढ़ा था हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, तो खाना जो आता है वो एसिडिक होता है। अब उस पर पेनक्रियास के एंजाइम काम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो बेसिक अल्कलाइन ना बन जाए। तो पेनक्रिएटिक जूस का एक काम ये भी है कि जो खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो अब एसिडिक की जगह वो क्या हो जाए, वो बेसिक हो जाए। जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, वो जिन सेल से बना है उसको बोलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहंस, जिसमें 3 तरीके के सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल का काम है ग्लूकागॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करना जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जो डेल्टा सेल है उसका काम है सोमेटोस्टेटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करना जो कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन इन दोनों के सीक्रेशन पर रोक लगाता है। फिर उसके बाद में स्टमक में स्फिंक्टर पूछे हैं आयुष ने। तो सबसे पहले जो स्फिंक्टर है वो एक स्फिंक्टर आता है ईसोफेगस और स्टमक इसकी बाउंड्री पर, और जो दूसरा स्फिंक्टर है वो आता है स्टमक और ड्यूडेनम इनकी बाउंड्री पर। नाम दिया गया है एक को पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक ड्यूडेनम जो है स्टमक उसकी बाउंड्री पर होता है। तो 2 स्फिंक्टर टोटल उसमें होते हैं। हिपेटिक लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल क्या है? हिपेटिक का मतलब है लिवर। लिवर के जो 2 लोब्यूल्स हैं, लिवर जो है डोम शेप स्ट्रक्चर से बना है, 2 डोम शेप स्ट्रक्चर हैं, उनको बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल,
जिसमें एक बड़ा लोब्यूल होता है, एक बड़ा डोम होता है और एक छोटा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। इनको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। नेक्स्ट, कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक। भाई, स्टमक का ओवरऑल काम डाइजेशन ही है, तो चाहे तुम फंडस ले लो, कार्डियक ले लो या पाइलोरिक ले लो, इनका जो मेजर जो मुख्य काम है वो आपका डाइजेशन ही है। इनकी वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जिसमें HCl, म्यूकस और एंजाइम्स लाइक पेप्सिन ये मौजूद होते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि बचे हुए खाने को आगे और डिकम्पोज करते हैं, और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन जो है कहा जाता है। फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट जो कि ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है, ये ऑयल इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। तो बाइल जूस जो है वो इन बड़े बड़े फैट या ऑयल की ग्लोब्यूल्स को डिवाइड करते करते बहुत छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि बाइल या बाइल जूस का काम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम किस टॉपिक में, एक और टॉपिक को कमेंट करो। एक बार टॉपिक को कमेंट करो जिसमें पेरिकार्डियम है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पूछा किसी ने। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है? एक स्फिंक्टर ही है। स्फिंक्टर क्या है? एक सर्कुलर मसल होती है जो कि पैसेज को ब्लॉक करने का काम करती है। तो जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है ये ड्यूडेनम और जो हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट है वहां पाया जाता है, जो कि हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू जो भी मिक्सचर आने वाला है ड्यूडेनम में उसको कंट्रोल कर सके। जितना अमाउंट में चाहिए उतना एंटर होने दे, और जब नहीं चाहिए तो फिर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो है कॉन्ट्रैक्ट करके जो है इस डक्ट को ब्लॉक कर देता है। लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, डायजेशन में तो इसका कोई काम है नहीं, फिर भी तुमने पूछा है। तो वॉइस बॉक्स जो है, लेरिंग्स हमारे थ्रोट का वो हिस्सा है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, और जिन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हम लोग जो है बोल पाते हैं। आयुष, तुमने जवाब नहीं दिया, पेरिकार्डियम किस टॉपिक में है? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है जनरली हार्बीवोर्स में लंबा होता है, ह्यूमन बीइंग्स या कार्निवोर्स में बहुत छोटा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे
बैक्टीरियाज हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। अरे भाई आयुष, मैं डाइजेशन के टॉपिक्स पूछने को कह रहा हूं, तुम सीधा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर पहुंच गए। पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद में तुम्हारा रेस्पिरेशन, उसके बाद में हम लोग वहां पहुंचेंगे। हाँ जी। तो सीकम के अंदर एक तो बैक्टीरिया हो गए, दूसरा सीकम जो है वो जंक्शन पर प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के, और इसी जंक्शन पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है। दूसरा हिस्सा कॉलोन आता है। कॉलोन, कॉलोन सीकम के बाद वाला हिस्सा है। और ये जो कॉलोन है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक असेंडिंग, अगर आपके पास में डायग्राम हो तो नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ। दूसरा ट्रांसवर्स जो हॉरिजॉन्टल हो गया है। और तीसरा डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आता हुआ। आखिरी जो हिस्सा है वो है रेक्टम। रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है एनस। तो रेक्टम में जाकर के जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो जाकर के जो है इकट्ठा होता है। ये इसका काम है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोज राइबो न्यूक्लियस का मीन्स, बेटा तुमने अगर डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ी हो तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड 12th क्लास का टॉपिक है, फिर भी तुमने पूछा तो बता देता हूं। न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर एसिड पाए जाते हैं डीएनए आरएनए, ये तीन चीजों से बने होते हैं, फॉस्फेटिक ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है। एक शुगर वो जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ओएच ऑक्सीजन पाया जाता है, और दूसरी वो जिसमें नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में ये जो पेंटोज शुगर है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस बोलते हैं। आई होप तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया होगा क्योंकि 12th क्लास का है, तुमने पूछा फिर मैंने बता दिया। हाँ जी, नेक्स्ट अगला डाउट। डाइजेशन में कोई डाउट नहीं है? अगर डाइजेशन के डाउट्स क्लियर हो, खत्म हो गए तो कमेंट कर दो कि यस सर, नो डाउट, नो डाउट। डाइजेशन टॉपिक में अगर डाउट आपके हो गए हैं, ठीक है, नो डाउट। ठीक है सर, रेस्पिरेटरी पर आइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने अपने डाउट्स लीजिए, चलिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया एक मस्कुलर कैनाल है जो कि विंड पाइप नाम से भी जानी जाती है। ये हमारी नेजल कैविटी और लंग्स, इन दोनों को जोड़ती है। टोटल मस्कुलर ऑर्गन है और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन कहीं कभी कोलैप्स ना कर जाए, टूट फूट ना जाए, चिपक ना जाए, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट के लिए इसके चारों तरफ कार्टिलेजेस की रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ये ट्रेकिया आगे जाकर के जो अपनी थोरेसिक चेस्ट कैविटी है उसमें जाकर के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि दो लंग्स हैं। और, और ये जिनमें डिवाइड होती है उनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स की जो लास्ट एंडिंग है उसको हम लोग एल्वेलाई या एल्वेलर सैक नाम देते हैं। नेक्स्ट अगला डाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया के बाद। डायफ्राग्म। डायफ्राग्म एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर है, देखो डायग्राम तुम्हारे सामने होगा। एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर है। मैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन भी बच्चों समझा रहा हूं, इसी में डायफ्राग्म में आ रहा है। तो ये एक तो मस्कुलर ऑर्गन है, डोम शेप स्ट्रक्चर, और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, ये दोनों फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब कि सांस, एयर
इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। तो जब डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होते ही प्रेशर जो है वो घट जाता है एयर का, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया, तो अपने आप एयर बाहर से खिंचती हुई अंदर चली जाती है, इनहेलेशन। और जब एक्सहेलेशन किया जाता है तो ये डायफ्राम जो फ्लैट हो चुका है ये वापस से डोम शेप स्ट्रक्चर का हो जाता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स आपकी रिलैक्स हुई थी ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर एयर का लंग्स के अंदर बढ़ता है तो ये एयर लंग्स के अंदर से जो है बाहर मूव कर जाती है, एक्सहेलेशन। आयुष ने पूछा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, तो यही बोल देते कि सब पूरा रेस्पिरेशन समझा दो, इसमें फिर बचा है क्या? एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन को एक्चुअल में शायद तुम कहना चाह रहे हो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि तुम्हारी बुक में एक्सटर्नल और इंटरनल तो कुछ ऐसा है नहीं, पर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दे रखा है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं वो हिस्से जो लंग्स के बाहर हैं या ट्रेकिया के बाहर हैं, जैसे नोज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स, जो कि बाहर से एयर को इनहेल करने के लिए एज अ ओपनिंग या फिर एक जॉइनिंग ट्रैक्ट का काम करते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं जब एयर या ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंच रही है, जिसको ले जाने के लिए ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, जिनकी लास्ट एंड पर एल्विलाई है, एल्विलाई जिसकी सरफेस के ऊपर कैनाल जो है आपकी जो कैपिलरीज इनका नेटवर्क है। तो कैपिलरीज का नेटवर्क जिसका कैपिलरी की वॉल बहुत थिन होती है, और उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड जो आता है यहाँ तक उसमें CO2 रिच होता है, और जो एल्वलाई के अंदर एयर है उसमें ऑक्सीजन रिच है। तो ये दोनों यहाँ एक्सचेंज हो जाते हैं, ऑक्सीजन तो एल्वलाई से आ जाता है ब्लड में, और ब्लड से CO2 जो है वो चला जाता है एल्वलाई में। अब जो ब्लड आया था यहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड, पहले तो डीऑक्सीजनेटेड था, उसमें CO2 ज्यादा थी। अब ये ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, और अब ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू ही आगे एल्वलाई से आपके हार्ट तक, और हार्ट से फिर आपके पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी में है एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया आपका एल्वलाई और ब्लड, जो भी मैंने बताया, एल्वलाई और ब्लड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हुआ। दूसरा इंटरनल, ये गैसेस एक्सचेंज होगा कहां पर? आपके टिश्यू पर। एल्वलाई पे तो क्या हुआ था? एल्वलाई पे हुआ ऐसा था कि आपके कैपिलरीज में डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा था, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, वो हार्ट तक गया, फिर हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी ऑर्गन्स तक पंप करता है, वहां उल्टा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। तो ये आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दो तरीके से हो गया। एक्सटर्नल जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड प्योर हो रहा है, इंटरनल जिसमें प्योर ब्लड जो है वो इम्प्योर हो रहा है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर। प्रेशर है गैसेस का हमारे ब्लड के अंदर। देखो गैस जब बाहर है तब वो प्रेशर कुछ और लगाती है, और गैस जब ब्लड में डिजोल्व हो जाती है तब वो प्रेशर कुछ और लगाती है। तो जो ब्लड के अंदर प्रेशर है गैसेस का, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट, ब्रोंकाइन ब्रोंकियोल। भाई आपका ट्रेकिया लंग्स में एंटर करने के लिए जिन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है उन पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकाई।
और ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर बहुत छोटी छोटी कैनाल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड में, लास्ट में एक सैक लाइक, एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्वेलाई या एल्वियोलर सैक। नेक्स्ट, नो डाउट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर आइए फिर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पेरिकार्डियम जो है, डाउट पूछा गया है। पेरिकार्डियम वॉल है हमारे हार्ट की, हार्ट की जो वॉल है, थिक वॉल जो है, उसको पेरिकार्डियम नाम दिया गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में डाउट लीजिए अपने अपने। ठीक है, मेरे पास में डाउट आए हैं। सबसे पहले आया लिम्फ। तो जो कैपिलरीज होती हैं, उनकी वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से कुछ अमाउंट में ब्लड प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब एस्केप आउट हो जाते हैं। और एस्केप आउट होने पर जाते कहाँ हैं? जो बाहर, कैपिलरी के बाहर टिश्यू है, तो ये टिश्यू में चले जाते हैं। तो जो ये जो टिश्यू में पहुंचा है फ्लूइड, इसी को लिम्फ या फिर इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। वहां जाकर के ये जो भी चीजें लेकर के गया है अपने साथ में, वो दे देता है टिश्यू को। और जैसे पोर से बाहर गया था, वैसे ही पोर से वापस अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी अपना एक सिस्टम बना देता है, जिसको अपन लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसका सेम काम वो है जो कि हमारे ब्लड का होता है। पेसमेकर, पेसमेकर आर्टिफिशियल डिवाइस है, जिसमें कभी कभी हार्ट फेलियर के केस में हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तो एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाया जाता है हार्ट के अंदर ऑपरेशन के थ्रू, जिसको पेस मेकर बोलते हैं, जो कि हमारी ब्रीदिंग रेट और जो पंपिंग रेट है ब्लड की, उसको कंट्रोल करता है। सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। हार्ट की जो मैकेनिज्म हमने पढ़ी है, पंपिंग मैकेनिज्म, उसमें जब वो सिस्टोल करता है तो ब्लड को प्रेशर के साथ थ्रो करता है, और जब डायस्टोल करता है तो ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ हार्ट के अंदर आ जाता है, या उस हिस्से में आ जाता है जहां डायस्टोल हुआ है। कार्डियोवास्कुलर मसल्स, ऐसी मसल्स हार्ट की जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट के रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंटरकोस्टल मसल्स बताई थी बेटा रेस्पिरेशन में, जो कि रिबकेज के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम लोग WBC भी कहते हैं, दो टाइप हैं। एक आपका ग्रेन्युलोसाइट और एक आपका एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, और एक ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ग्रेन्युलोसाइट तीन टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल, इओस्मोफिल और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में अमाउंट में पाए जाते हैं, इनका फेगोसाइटिक काम है। फेगोसाइटिक का मतलब है
कोई भी पैथोजन अगर आता है तो उसे निगल करके मार देना, निगल जाते हैं। इओस्मोफिल्स, ये हमारे शरीर में होने वाली जो एलर्जिक रेस्पॉन्स है, एलर्जी जो होती है वो हमारे इओस्मोफिल्स और बाहर से जो भी एजेंट आया है उनके बीच में जो फाइट है उसकी वजह से एलर्जी होती है। बेसोफिल्स, ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ये ऐसे पिगमेंट्स और प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि शरीर में सूजन, जहां भी चोट लग जाती है तो वहां सूजन, इन्फ्लेमेशन आती है, वो इन्हीं की वजह से आती है। एक ग्रेनुलोसाइट दो टाइप के हैं, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। मोनोसाइट्स का काम न्यूट्रोफिल के जैसा ही है, ये भी बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन एजेंट को निगल देते हैं, एनगल्फ करके मार देते हैं। लिम्फोसाइट्स, ये हमारी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम है उसको तैयार करते हैं दो सेल्स की हेल्प से, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो डायरेक्टली जाते हैं और जो जर्म है या पैथोजन है उसको किल करते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज अपना पूरा एक अलग से टॉपिक है, चैप्टर है, वो हम लोगों ने पढ़ा है। वॉल्व ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट के अंदर जो वॉल्व है अपने तीन हैं। एक है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। वॉल्व का काम एक ही होता है, इंश्योर करना ब्लड की डायरेक्शन एक ही हो हमेशा। बाय कस्पिड वॉल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और तीसरे हैं सेमिलुनर वॉल्व, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरबीसी के बाहर कुछ एंटीजेंस होते हैं जो प्रोटीन्स ही हैं, जिनके हमने टाइप दे दिए हैं ए और बी। अगर ए टाइप का प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीबॉडी उसमें बी होगी। बी टाइप का प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। अगर कोई भी एंटीजन बाहर नहीं है तो इस केस में ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगी। और अगर ए और बी दोनों टाइप के प्रोटीन्स एंटीजेंस पाए जाने हैं तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा, और इस केस में कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में नहीं पाई जाएगी। तो बच्चों बाकी के जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं, नेक्स्ट क्लास में आप